हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपकी सर्विस को लेकर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 जनवरी 2025 में, जिसके बारे में उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था। ठीक है। उसके प्रोविजंस में, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस है उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसको समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट तो पता ही है शायद, आपको सभी समझ पाएंगे मेरी बात को कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हमें देखो, कोई भी ये करने से पहले ना, जो अब आप यू एनपीएस में हो, जो इम्प्लॉयज़, जो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एनपीएस में हैं, ठीक है, उनके पास एक ऑप्शन है, वो यूपीएस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ठीक है। मीन्स मैं, मेरा ये इस टॉपिक को कवर करने का ये मकसद रहेगा, ठीक है, कि आप जो भी ऑप्शन को अडॉप्ट करें, आपको थॉरोली पता होना चाहिए, आपको उसके फ़ायदे या नुकसान का टोटली पता होना चाहिए, था जो कल को ऐसे ना हो आप किसी की बातों में आकर या किसी के कहने पे आके इसको अडॉप्ट कर लें या ना करें। ठीक है। आपको सभी बातों का पता होना चाहिए। ठीक है। ये आपके ओवरऑल ये आपकी आगे वाली लाइफ पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नोटिफिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी की है 24 जनवरी 2025 के बारे में, जो है हमारी यूपीएस के बारे में है। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नोटिफिकेशन दिस, and Ministry of Finance, Department of Financial Service notification this, the central government has decided to introduce UPS as an option under the NPS for the employees of the central government who are covered under the NPS। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, इसमें देखो पहले तो दो जो नोटिफिकेशन थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ये वाली नोटिफिकेशन, ठीक है, 22 दिसंबर 2003 में नोटिफिकेशन आई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस डिपार्टमेंट की जो ये नोटिफिकेशन है, उसको यूज़ करते, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली। अब देखो जो ये सब फर्स्ट नोटिफिकेशन है, उसके बारे इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये है कि एनपीएस स्कीम लॉन्च की जाएगी, इसके उसके प्रोविजंस के बारे में है। ठीक है। उसके बाद जो ये इस डेट को नोटिफिकेशन आई थी, उसमें ये कहा गया था जो एनपीएस है, ठीक है, जो एनपीएस में आपको आपको पता होगा सब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सर्वेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन थी 10% और 10% हुआ करती थी। ठीक है। इस नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन को 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया। ठीक है। और एक और प्रोविजन डाला था, जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जो कॉर्पस था, ठीक है, जो एनपीएस के जरिए एम्प्लॉयज़ का कॉर्पस मतलब डिपॉजिट होता है कॉर्पस, उसको पहले क्या था, वो प्रोविज़न नहीं था। जैसे प्राइवेट एनपीएस होल्डर के पास ऑप्शन थी, वो डिफरेंट डिफरेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्री डिफाइन होंगी जो। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये प्रोविज़न दे दिया गया था, अब ये नोटिफिकेशन में ये था। ठीक है। बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको बैकग्राउंड उसका। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, एनपीएस यूनिफाइड पेंशन यूपीएस को लॉन्च किया है एज एन ऑप्शन। वो क्या होगी, एनपीएस की ही एक ऑप्शन होगी। ठीक है। और फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे जो एनपीएस के अंडर आते हैं, उनको उनके लिए ही एक ऑप्शन निकाली गई है यूपीएस की। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मीन्स क्या, इसका मीन कहने का क्या मतलब है, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूपीएस के अंडर आते हैं, उनको ही ये ऑप्शन चूज करने का प्रोविज़न दिया जाएगा। ठीक है। आगे है हमारा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू सच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज हु आर कवर्ड अंडर द एनपीएस एंड हु चूज दिस ऑप्शन अंडर द एनपीएस। ठीक है, मैंने यही कहा, उनको ये प्रोविजन दिया जाएगा। ठीक है। और अगर वो इसको अपना ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उन पे ये यूपीएस लगेगा। ये सिंपली यही बात बताने की कोशिश कर रहा है। एंड इट विल हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इसके फीचर्स, जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, जिन जिन एम्प्लॉयज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया, उसके फीचर्स क्या रहेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम, पहले तो हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है। अब देखेंगे हम, फर्स्ट है हमारा एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड पे आउट, सॉरी पे आउट, पॉइंट टू बी नोटेड, पे आउट हियर। एश्योर्ड पे आउट शैल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेस। जो एश्योर्ड पे आउट है, कुछ आपको फिक्स अमाउंट है जो आपको दी जाएगी। ठीक है।
पे आउट के तौर पे दी जाएगी, ठीक है। नेमली उसका मतलब वो क्या क्या होंगी, ठीक है, किस किस केस में दी जाएगी। मीन फर्स्ट केस है हमारा, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपर एनुएटिंग आफ्टर द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद, सुपर एनुएशन के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है। इसमें देखो ये बताया गया है आपको, पहले तो ये पता होना चाहिए सुपर एनुएशन होती क्या है। सुपर एनुएशन होती है, देखो सिंपली इसका वर्ड का मीनिंग ये है, आपकी रिटायरमेंट हो जानी आपकी एज को लेकर, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है सुपर एनुएशन, ठीक है। इस केस में ये कहा गया है, अब ये वाले केस में कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर की हो गई है एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है, तो उनको ये अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा, उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे, ठीक है। आगे है हमारा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजंस ऑफ 56J which is not a penalty under the Central Civil Services Classification Control Appeal Rules 1965 from the date of such retirement, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें क्या कहा है, क्या सेकंड केस हमारा क्या है, उस केस में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा जो कि जो रिटायर किए गए हैं 56J को लेकर, ठीक है, जो किसके अंडर है, CCA रूल 1965 में। हल्का सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए 56J होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें 56J में ये बताया गया है, द appropriate authority shall, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any government servant by giving him notice of not less than 3 months in writing और 3 months पे एंड अलाउंस इन ल्यू ऑफ सच नोटिस। अब देखो इसमें ये क्या कहा गया है, देखो ये पेनल्टी नहीं है, ये पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका इस तरीके से ना सोच के चलना, ठीक है, ये पेनल्टी है। इसमें ये बताया गया है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सकती है, ठीक है, किसके पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको 3 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा या फिर 3 मंथ की उनको पे देनी पड़ेगी, ठीक है, अलाउंस इन ल्यू ऑफ सच नोटिस, नोटिस को देखते हुए। इफ ही इज, अगर वो ग्रुप ए ग्रुप सी सर्विस और पोस्ट इन सब्सटेंटेटिव पोस्ट पे है, क्वाशी परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी में है, या फिर वो क्वाशी परमानेंट कैपेसिटी में है या टेम्परेरी कैपेसिटी में है, एंड हैज़ एंटर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर, जब उसकी उम्र मतलब अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में आया है 35 ईयर से पहले, ठीक है, आफ्टर ही हैज अटेन्ड द 50 ईयर, अगर जब उसकी 50 ईयर्स की उम्र हो जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट इस प्रोविजन को यूज़ करके फंडामेंटल रूल्स के 56J के प्रोविजन को यूज़ करके किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये पेनल्टी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, अब हम दोबारा हमारी नेक्स्ट प्रीवियस बात पे आते हैं, ठीक है। उसके बारे में अब आपको ये पता चल गया, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस प्रोविज़न को देखते हुए रिटायर किए जाएंगे, उस प्रोविज़न पे उन पे भी ये लागू होगा, ठीक है। अगर सी है हमारा, इन केस ऑफ अ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सच एम्प्लॉई वुड हैव सुपरएनुएटेड, ठीक है, इफ द सर्विस पीरियड हैड कंटिन्यूड टू सुपरएनुएशन। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो VRS ले लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, उनको मिनिमम कितनी सर्विस देनी पड़ेगी, अपनी 25 ईयर्स देनी पड़ेगी। कब से मिलना शुरू होगा उनको, फ्रॉम द डेट सच एम्प्लॉयज वुड हैव सुपरएनुएटेड। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, इस लाइन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें ये बताया गया है, जो आपको पे आउट के बेनिफिट दिए जाएंगे कब से, देखो अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस 52 मतलब इसकी किसी एम्प्लॉय की एज है तो 52 ईयर्स, 50, अब उसकी सर्विस सपोज करो 25 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, उस समय अगर वो VRS ले लेता है, ठीक है, उसकी रिटायरमेंट तो अभी हो जाएगी VRS के अकॉर्डिंग आप सोचे, मगर एज पर सुपर एनुएशन उसकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स पे होगी, ठीक है। तो ये प्रोविज़न ये कहता है कि देखो रिटायरमेंट बेशक उसने ले ली 52 की उम्र में, मगर उसको जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, पे आउट दिया जाएगा, वो आफ्टर द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन ही दिया जाएगा, ठीक है।
आगे है हमारा एश्योर्ड पे आउट शेल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल। देखो रिमूवल के केस में, डिसमिसल के केस में फ्रॉम सर्विस और रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर कोई वो रेजिग्नेशन दे देता है, इन सच केसेस द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन शेल नॉट अप्लाई। देखो अब जो हमने इससे पहले जो सब कुछ रीड तो कर लिया उसके बारे में, अब ये हमारी सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है उनको ये एश्योर्ड पे आउट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किस केस में नहीं दिया जाएगा, अगर उसको रिमूवल कर जो सीसीए के ज़रिए, ठीक है, आपको पता होगा डिसमिसल होती है, रिमूवल होती है, ठीक है, उसके ज़रिए कोई भी या कोई भी और कारण से उसको रिमूव किया जाता है सर्विस से, या डिसमिस किया जाता है, या फिर वो रेजिग्नेशन दे देता है, ठीक है, उस उन पे भी ये यूपीएस का प्रोविज़न नहीं लगेगा। अब देखो, अब है हमारा बेनिफिट्स। इसमें यूपीएस में आने के आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, मीन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बेनिफिट्स क्या हैं, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन स्टेटेड इन द नोटिफिकेशन। देखो अदर प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अश्योर्ड पे आउट अंडर द स्कीम शेल बी एज फॉलो। जो अश्योर्ड पे आउट के बारे में हमने देखा है ना कि कुछ रकम आपको दी जाएगी, ठीक है, वो मंथली में आप ले सकते हैं, ठीक है, मंथली मतलब अश्योर्ड पे आउट, बेसिकली यूपीएस में अश्योर्ड पे आउट का मीनिंग यही है कि आपको मंथली जो पेमेंट दी जाएगी, ठीक है, अश्योर्ड होगी वो, ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी, द रेट ऑफ द फुल अश्योर्ड पे आउट विल बी 50% ऑफ द 12 month एवरेज बेसिक पे, ठीक है, इमीडिएटली प्रायर टू सुपरएनुएशन फुल अश्योर्ड पे आउट इज पेएबल आफ्टर अ मिनिमम 25 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अब देखो इसमें ये कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूपीएस का, इसमें ये बताया गया है जब आपकी सुपर एनुएशन मतलब मीन्स आपको 60 ईयर्स की एज हो जाती है, उस समय जो आपकी बेसिक पे होगी, ठीक है, ठीक है, वो उसका मतलब उसकी उससे पहले, उससे लेकर 12 मंथ 12 मंथ की जो बेसिक पे की एवरेज होगी, ठीक है, उस एवरेज का 50% आपको एश्योर्ड पे आउट के तौर पे दिया जाएगा। उसमें कम से कम आपकी इस प्रोविजन तभी लागू होगा जब आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स की होगी, ठीक है, तभी यह प्रोविजन लागू होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इन शॉर्ट मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, मीन्स क्या है, जब आपकी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो यूपीएस के अंडर आता है उसकी सर्विस अगर 25 ईयर्स की हो जाती है, तो उस केस में जो एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन जब उसकी रिटायरमेंट होगी, उस समय से लेकर 12 मंथ की जो बेसिक पे उस वो अर्न कर रहा था, ठीक है, उसका एवरेज निकाल के उसका 50% आपको अश्योर्ड पे आउट के तौर पे दिया जाएगा। सेकंड है हमारा इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो यूपीएस के अंडर आते हैं उनकी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी नहीं बनती, मीन्स 25 ईयर्स नहीं बनती, प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल, उनको उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करके पे आउट दिया जाएगा। आगे है हमारा मिनिमम गारंटी पे आउट ऑफ 10,000 पर मंथ शेल बी अश्योर्ड इन केस सुपरएनुएशन इन इज आफ्टर 10 ईयर और मोर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है, इसमें यह बताया गया है मिनिमम गारंटी पे आउट के बारे में एक कंसेप्ट बताया गया है, कम से कम 10,000 की दी जाएगी पर मंथ एश्योर्ड पे आउट। किस केस में दी जाएगी, अगर वो सुपर एनुएट हो जाता है उसके बाद उस कम से कम उसकी 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो यूपीएस के को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन के समय अगर उसकी सर्विस 10 ईयर की कम से कम हो जाती है, क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है, तो उसको ये एश्योर्ड पे आउट कम से कम 10,000 का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और मोर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अगर उसकी 10 ईयर से ज़्यादा होती है तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफाइंग सर्विस गारंटीड पे आउट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। आगे है हमारा इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर अ मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एश्योर्ड पे आउट विल commence from the date on which the employee would have superannuated if he had continued in service। अब देखो डीप, इससे पहले हमने जो फोर्थ जो पॉइंट है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, रिपीट ही है, इसमें ये बताया गया है वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट है जो यूपीएस के अंडर आता है, वो 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद वीआरएस ले लेता है, तो उसको जो अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, जो ये अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा वो कब से दिया जाएगा, जब वो एक्चुअल में सुपरएनुएट माना जाए जो होगा, मतलब 60 ईयर्स की एज के बाद ही उसको ये दिया जाएगा।
आगे है हमारा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर आफ्टर सुपरएनुएशन, अगर कोई भी ऐसा, अब देखो जिसने यूपीएस अडॉप्ट कर ली, ठीक है, उसको मंथली इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो आता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक मतलब एश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, ठीक है। अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मतलब एश्योर्ड पे आउट दिया जा रहा है, अगर उसकी इन केस डेथ होती है रिटायरमेंट के बाद, तो उसका उसमें क्या है, फैमिली पे आउट का भी एक प्रोविजन डाला गया है। वो क्या है, फैमिली पे आउट एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर immediately before his demise will be assured to the legally wedded spouse legally wedded as on the date of superannuation or on the date of voluntary retirement or retirement under FR 56J as may be applicable। ठीक है, इसमें यह बताया गया है, अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट है जो यूपीएस के अंडर आता है, अगर वो मतलब रिटायर होने के बाद, सुपरएनुएशन रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, मीन्स उसे देखो डेथ से पहले उसको एक पे आउट मिल रहा था, एश्योर्ड पे आउट मिल रहा था, ठीक है, उसके बाद उसकी इन केस डेथ हो जाती है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उसकी फैमिली पे आउट, एक फैमिली पे आउट का प्रोविजन है, किसको दिया जाएगा, स्पाउस को दिया जाएगा। मीन्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को दिया जाएगा, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट लेडी है तो उसके हस्बैंड को दिया जाएगा, ठीक है। इस डेफिनेशन में बताया गया है, स्पाउस को ही ऐड किया गया है इसमें। कम से कम 60%, मतलब उनको कम से कम नहीं, सॉरी, 60% दिया जाएगा, जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट पे आउट ले रहा था, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ले रहा था, उसको 60% दिया जाएगा। आगे है हमारा डियरनेस रिलीफ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डियरनेस रिलीफ विल बी अवेलेबल ऑन द एश्योर्ड पे आउट, ठीक है। जो एक देखो जैसे डीए होता है ना, गवर्नमेंट मतलब सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता जिसे हम कहते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है डीआर, डियरनेस रिलीफ के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। अब देखो डीआर उनको मिलेगा, ठीक है, एश्योर्ड पे आउट में डीआर एप्लीकेबल होगा किस केस में, अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी या फिर उसकी फैमिली पे आउट को अगर मिलता है तो भी उस केस में दिया जाएगा, एज द केस में भी द डियरनेस रिलीफ विल बी वर्कड आउट इन द सेम मैनर एज डीए एप्लीकेबल टू सर्विंग एम्प्लॉय, उसी मैनर से दिया जाएगा जैसे कि डीए सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है, वैसे ही दिया जाएगा। डियरनेस रिलीफ विल बी पेएबल ओनली व्हेन पे आउट कमेंसेस, देखो जो डीआर जो डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा ना, तभी दिया जाएगा जब पे आउट कमेंस होगा, ठीक है। मीन्स क्या होगा, जो पे आउट जिसकी हम बात कर रहे हैं एश्योर्ड पे आउट, जब से दिया जाएगा गवर्नमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फैमिली पे आउट को, ठीक है, दिया जाएगा, तब से ही ये डीआर एप्लीकेबल होगा। आगे है हमारा लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपरएनुएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट। मंथली इमोल्यूमेंट में क्या आएगा, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, दिस लमसम पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पे आउट। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें ये बताया गया है। देखो इससे पहले जो हमने देखा पे आउट, एश्योर्ड पे आउट के बारे में तो है ही है, उसके साथ आपको एक लमसम पेमेंट भी दी जाएगी। लमसम मीन्स इकट्ठा पैसा दिया जाएगा, वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है, वो 10% होगा आपकी मंथली इमोल्यूमेंट का। इमोल्यूमेंट में की डेफिनेशन में क्या आएगा, आपकी बेसिक पे और डीए, जो इस आपकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपकी बेसिक पे होगी, ठीक है, रिटायरमेंट भी सुपर एनुएशन के समय जो आपकी बेसिक पे प्लस डीए होगी, उसका 10% दिया जाएगा आपको फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, हर 6 महीने कंप्लीशन के। मीन्स क्या है, इसमें ये बताया गया है, अगर आपकी सर्विस 10 ईयर की हो गई है, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है, उस केस में आपके अगर हम कंप्लीटेड 6 मंथ माने तो कितने हो गए, 10 इंटू 2 मीन्स 20 कंप्लीटेड 6 मंथ इसमें हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर आपकी बेसिक पे सपोज करो 10,000 थी, सपोज बेसिक मतलब इमोल्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक पे प्लस डी आपकी 10,000 थी, उसका 10%, ठीक है, इंटू 20, ठीक है, ये आपको दिया जाएगा किस रूप में, लमसम पेमेंट के रूप में दिया जाएगा। आगे है हमारा 7th पॉइंट, द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड्स। जो ये कॉर्पस होगा ना, देखो कॉर्पस बेस्ड, जैसे एनपीएस थी ना, वो कॉर्पस बेस्ड थी, मींस एक आपका फंड एक जगह पे इकट्ठा होता रहेगा, कॉर्पस होता रहेगा, ठीक है, विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड्स, ये 2 फंड्स से लेकर बनेगा। इसमें कौन कौन से 2 फंड होंगे, पहला होगा एन इंडिविजुअल कॉर्पस, ठीक है, दूसरा होगा पूल कॉर्पस, 2 फंड से बनेगा ये।
एंड इंडिविजुअल कॉर्पस विद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूट करेगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूट करेगा उतनी ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इस कॉर्पस में, इस कॉर्पस को क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल कॉर्पस। आगे है हमारा पूल कॉर्पस विद एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। जो पूल कॉर्पस होगा उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, आपके बिहाफ पे। आगे है हमारा द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी 10%। जो कंट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे की जा रही है वो क्या होगी, 10%। किसकी 10%, बेसिक पे और डीए का 10%। ठीक है, एंड द मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी 10%, बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, मीन्स क्या है, 10% जो इंडिविजुअल कॉर्पस की बात कर रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 10% डालेगा, किसका, बेसिक पे प्लस डीए का 10% डालेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके सेम ही 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए डालेगी इस इंडिविजुअल कॉर्पस में। ठीक है, बोथ विल बी क्रेडिटेड टू ईच एम्प्लॉइज इंडिविजुअल कॉर्पस। जो ये दोनों का पैसा होगा ना, ये दोनों का पैसा आईसी में डिपॉजिट किया जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस में। आगे है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटेड 8.5%। किसका 8.5%, बेसिक पे प्लस डीए ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु हैव chosen the unified pension scheme option to pool corpus on an aggregate basis. The additional contribution is for supporting assured payout under the यूपीएस ऑप्शन। ठीक है, अब देखो जो ये सेकंड प्रोविजन था ना, इसमें फंड का, कॉर्पस का सेकंड फंड था, इसमें क्या था, पूल कॉर्पस, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करेगी। इसमें ये है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 8.5%, बेसिक पे प्लस डीए का 8.5% आपका, आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूल कॉर्पस में इन्वेस्ट करेगी, मतलब डालेगी पैसा। ठीक है, वो किसके पर्पस के लिए बनाया गया है, वैसे आपको स्पोर्ट के, आपका जो इस मतलब क्या होगा, जो एश्योर्ड पे आउट है ना उसको लेकर बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट तभी लॉन्च हुआ है ये। ठीक है, द एडिशनल कॉर्प जो ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन है 8.5% की, इज फॉर स्पोर्टिंग, किसके लिए है, स्पोर्ट, आपको स्पोर्ट प्रोवाइड करेगी, किसको, किस चीज़ को स्पोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो एश्योर्ड पे आउट को स्पोर्ट प्रोवाइड करेगी। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपको एश्योर्ड पे आउट मिले इन एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट स्पेसिफाइड अर्लियर। ठीक है, आगे है हमारा एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर द इंडिविजुअल कॉर्पस ओनली। सच इन्वेस्टमेंट चॉइसेस शैल बी रेगुलेटेड बाय पेफर्डा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अ डिफॉल्ट पैटर्न। अब पहले हम ये देखें, जो ये एम्प्लॉय के पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की चॉइस होगी सिर्फ इंडिविजुअल कॉर्पस पे ही होगी। जो हमने देखा इंडिविजुअल कॉर्पस है और एक पूल कॉर्पस है, जो इसमें कुछ पैसा है हमारा, इसमें कुछ पैसा है। ठीक है, इसमें जैसे हम डिस्कस किया था पहले 10% गवर्नमेंट सर्वेंट डालेगा। ठीक है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी 10% डालेगी, जो इसका टोटल कंबाइन होकर क्रेडिट आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में किया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस एश्योर्ड पे आउट को देखते हुए गवर्नमेंट 8.5% एमोल्यूमेंट का डालेगी, बेसिक प्लस डीए जिसको कहते हैं। ठीक है, जो ये पैसा, दो टाइप का पैसा इकट्ठा हो गया ना, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास सिर्फ इस पैसे को ही फर्दर इन्वेस्टमेंट के तौर पे चॉइस रहेगी, वो किस पे इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, पूल कॉर्पस पे सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब रिटायर, मतलब गवर्नमेंट, मतलब सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कोई भी ऐसा वो नहीं रहेगा, इस पैसे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे। आगे है हमारा अ डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट में बी डिफाइंड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, अब जो ये देखो, जो इंडिविजुअल कॉर्पस पे है ना, इसमें जो कॉर्पस इकट्ठा होगा आपका, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एम्प्लॉय के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ये चॉइस होगी, उसको वो ये इस पैसे को किस पे इन्वेस्ट करे, किस मोड में इन्वेस्ट करे। ठीक है, वो प्री डिफाइंड मोड हो गए, वो डिफाइन कौन करेगा, मोड पेफर्डा करेगी। ठीक है, अब जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे होंगे जो इस ऑप्शन को नहीं, मतलब भी अपने अकॉर्डिंगली चॉइस नहीं करना चाहते, उनके लिए डिफॉल्ट पैटर्न चूज किया जाएगा जो पेफर्डा डिफाइन करेगी। ठीक है, मी क्या है कि पेफर्डा अपने आप ही उस पैसे को डिफॉल्ट पैटर्न में लगाएगी। ठीक है, आगे है हमारा द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द पूल कॉर्पस बिल्ड थ्रू द एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल सोली रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पूल कॉर्पस का पैसा है उस पर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई डिसीजन लेना है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है।
In respect of employee who have retired before the date of operation of a UPS and who opt for the UPS option, PEFRDA will determine the mechanism for making available the top up amount। अब देखो कोई भी ऐसा एम्प्लॉई, ठीक है, जो रिटायर हो जाता है, यूपीएस आने से पहले रिटायर हो जाता है और जिसने यूपीएस ऑप्शन को अडॉप्ट कर लिया है, देखो अडॉप्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट तक टाइम होता है ना, उस समय अगर कोई भी उसकी रिटायरमेंट आ जाती है, बीच में कोई रिटायरमेंट आ जाती है, उस केस में पेफर्डा क्या करेगा, एक मैकेनिज्म तैयार करेगा उसमें आपको एक टॉप अप अमाउंट देने की, मतलब एक आपको एक एडिशनल अमाउंट दी जाएगी इस केस में, पर्टिकुलरली दिस केस में दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन कुछ दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन बेसिक पे इंक्लूड्स नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मेडिकल ऑफिसर इन लिeu ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ मेडिकल ऑफिसर्स को कुछ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिए जाते हैं, अगर आपको डी पता हो तो उस केस में वो बेसिक पे में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मीन्स इंक्लूड किए जाएंगे, सॉरी, नोट बेसिक पे में ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कि इसको दिया जाता है मेडिकल ऑफिसर्स को पे ही एप्लीकेबल होते हैं अकेले ये। ठीक है, आगे है हमारा, द एक्सिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम on the effective date of operationalization of unified pension scheme option, as well as the future employee of the central government can choose to either take the unified pension scheme option under the UPS or continue with the NPS without the UPS option। In case an employee chooses the UPS option, all its stipulations and conditions shall be deemed to have been opted for and such option वंस एक्सरसाइज शेल बी फाइनल। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, कोई भी ऐसा जिस इससे पहले, वैसे पहले भी हमने इसको बहुत बार डिस्कस कर लिया, दोबारा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो यूपीएस के अंडर आते हैं, ठीक है, किस समय आते हैं, जो यूपीएस ऑप्शन जब ऑपरेशनलाइज होगी, ठीक है, और उन पे ही एप्लीकेबल होगा, और आने वाले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे जो नए ज्वाइन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उस पर भी वो भी यूपीएस ले सकते हैं। ठीक है, जो कि एनपीएस का ही एक पार्ट होगी, ले सकते हैं, या फिर सिंपली एनपीएस को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया तो उनको उन पे सभी रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस मानी जाएंगी जो भी इस केस के अकॉर्डिंग डिफाइन किए जाएंगी। ठीक है, इसमें ये है, अगर जो उन्होंने ऑप्शन ले ली वो फाइनल मानी जाएगी, उसके बाद वो चेंज नहीं करवा सकते एज पर दिस प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। आगे है हमारा, once an employee covered under the NPS who is in service of the effective date of operationalization of UPS option exercise the UPS option, the outstanding NPS corpus in the employee permanent retirement number, ठीक है, shall be transferred to the employee's individual corpus under the unified pension scheme। अब देखो जो एनपीएस के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, ठीक है, अगर वो यूपीएस को अडॉप्ट कर लेता है तो क्या होगा, जो हमने देखा यूपीएस में दो कॉर्पस थे, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस, जो ये पैसा होगा ना, तो ये पैसे को इंडिविजुअल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एनपीएस हु हैज एक्सरसाइज्ड द यूपीएस option a benchmark corpus value shall be computed in such manner as may be determined by the pension fund regulatory and development authority with the following assumptions को लेकर। अब देखो इसमें क्या एक नया कंसेप्ट को लॉन्च किया गया है इस यूपीएस के माध्यम से, बेंचमार्क कॉर्पस। ठीक है, बेंचमार्क कॉर्पस के कंसेप्ट को इस पेंशन स्कीम में लाया गया है, इसमें ये है। ठीक है, एक तरह से क्या होगा, एक पैरेलली जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी ना यूपीएस में, ठीक है, इसके पैरेलली ही एक आपको टाइम बाय टाइम बेंचमार्क का कॉर्पस के बारे में भी बताया जाएगा, उसमें कुछ प्रोविजंस होंगे, उसको हम पॉइंट बाय टाइम डिस्कस करेंगे, आपको डीपली इसकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, मीन्स आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, इसका मेन बेसिक काम क्या होगा कि आपको टाइम बाय टाइम पता चलता रहे, अगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, उसमें कुछ आप पता, या तो देखो आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल पर्पस को अपने अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली आपकी या तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपको एक बेंचमार्क, मतलब डिफाइन करना पड़ेगा ना,
कि इस बेंचमार्क पे आपको, आप इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग रहोगे तो आपको एश्योर्ड पेंशन इतनी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अगर वो आप उस बेंचमार्क से बिलो हो जाते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट योर एश्योर्ड पेंशन विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अगर आप उस बेंचमार्क को क्रॉस कर जाते हो, ऊपर आ जाते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट योर एश्योर्ड पेंशन विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। वो जो ये फंड होगा, हम देखेंगे इस फंड को कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। और इस केस में जब आपकी मतलब बेंचमार्क से आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो उस केस में इस गैप को कैसे ओवरकम किया जाएगा, वो उसके बारे में भी है। मीन्स बेंचमार्क का एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया है इसमें। किस अजम्पशंस को लेके किया गया है, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट देख रहे हैं। रेगुलर रिसीट ऑफ द एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर फॉर ईच मंथ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। तो जो ये बेंचमार्क को डिफाइन किया जाएगा, किस अजम्पशन पे किया जाएगा, ठीक है। देखो ये अजम्पशन ही है ना, बेंचमार्क, बेंचमार्क कॉर्पस, ये बेंचमार्क कॉर्पस एग्जाम्पशन हो गई ना, ये एक्चुअल में तो है नहीं। ये अज्यूम की जाएगी, किस आधार पे की जाएगी, उस आधार पे की जाएगी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसमें कोई उसके मंथली जो कंट्रीब्यूशन की जा रही है उसमें कोई भी ब्रेकअप नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशन, अगर कोई मिसिंग कंट्रीब्यूशन आती है, कोई कंट्रीब्यूशन रह जाती है, एन अप्रोप्रिएट वैल्यू टू बी डिटरमाइंड बाय द पेफर्डा शैल बी असाइंड, ठीक है। अगर कोई भी मिसिंग कंट्रीब्यूशन आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली पेफर्डा, उसके अकॉर्डिंगली ही इस वैल्यू को बेंचमार्क को डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, पेफर्डा के द्वारा। इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज मेड एज पर द डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो ये बेंचमार्क कॉर्पस है हमारा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसमें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट आएगी, जो डिफॉल्ट पैटर्न पेफर्डा ने, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था ना, पेफर्डा एक डिफॉल्ट पैटर्न ला के आएगी। अगर जो कोई भी इंप्लॉई अपना इंडिविजुअल कॉर्पस अपने अकॉर्डिंग नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, उनके लिए वो डिफॉल्ट पैटर्न फॉलो किया जाएगा। उस डिफॉल्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो भी रिटर्न आएगी उसको वो बेंचमार्क को डिफाइन करेगी, ठीक है। आगे है हमारा, द वैल्यू और यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कॉर्पस विद द इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी इन्फॉर्म्ड टू सच एम्प्लॉय ऑन अ पीरियडिकल बेसिस अलोंगसाइड, उसके साथ साथ द वैल्यू और यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एम्प्लॉय कंप्यूटेड एज पर पैराग्राफ 5 above विल आल्सो बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉय। अब देखो इसमें इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, इसमें यह बताया गया है जो आपकी इंडिविजुअल कॉर्पस की उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है, और यूनिट्स की अमाउंट रहेगी, उस अमाउंट को इंडिविजुअल कॉर्पस की हर एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे बताया जाएगा कि हाँ आपके इतना पैसा हो गया आपका इकट्ठा, इतना पैसा हो गया इकट्ठा, आपको ये तो बताया जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में आपको बेंचमार्क की वैल्यू को भी बताया जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पीरियडिकली आपको पता लगता रहेगा कि आप कितना बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, ठीक है। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इससे ये पता लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जा रही है, ठीक है। वो किसी भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बेंचमार्क से नीचे आ रही है वैल्यू, तो आपको उस पर ध्यान दे सकते हैं कि आगे जाके हम अपने अकॉर्डिंगली चॉइस करें, किस समय करें किस समय ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे है हमारा, at superannuation or retirement, the qualifying service of the employee under the UPS will be determined by the head of office where he is employed। जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस को कौन डिटरमाइन करेगा, हेड ऑफ ऑफिस करेगा, ठीक है, एट द टाइम एट सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट के टाइम पे। एट सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट द एम्प्लॉय अंडर द यूपीएस shall authorize transfer of unit value in the individual corpus to the pool corpus equivalent to the value or unit ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस फॉर ऑथराइजेशन ऑफ एश्योर पे आउट। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, रिटायरमेंट के समय या फिर सुपर एनुएशन के समय एम्प्लॉय के पास एक ऑथराइजेशन देगा, जो भी ऐसा एम्प्लॉय है जो यूपीएस के अंडर आता है वो ऑथराइजेशन देगा, जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा है ना वो उसको पूल कॉर्पस में ट्रांसफर करने का, ठीक है। उससे क्या होगा, इक्विवेलेंट। अब देखो ये बताया गया है, जो बेंचमार्क कॉर्पस है ना, एक वैल्यू उस समय डिफाइन की जाएगी ना, ठीक है। इसको पूरा करते हुए आपसे ऑथराइजेशन ली जाएगी कि हाँ आप इंडिविजुअल कॉर्पस को पूल कॉर्पस में इन्वेस्ट करो, ठीक है, इसको डालो इसमें, ताकि इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू डिफाइन हो जाए, ठीक है। आपसे ऑप्शन मांगी जाएगी। आगे है हमारा, in case the value or unit of the individual corpus is less than the value of the benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap। अब देखो आगे भी हम देख लेते हैं, मैं को इकट्ठा पढ़ा दूंगा।
In case the value or unit of the individual corpus is more than the value of the unit of the benchmark corpus, the employee shall authorize transfer of value or unit equivalent to the benchmark corpus, and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee. ठीक है, अब देखो सिंपली इसमें ये बताया गया है, इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है। देखो ऐसे है, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हमारा, ठीक है, उसने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया। उसमें हमने देखा कॉर्पस दो प्रकार का होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस, ठीक है। जो ये कॉर्पस होगा इसके करॉस्पॉन्डिंग एक बेंचमार्क कॉर्पस को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट पैटर्न से करते हो तो वो बेंचमार्क कॉर्पस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। कुछ वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को लेकर आएगी, ठीक है, या कुछ वैल्यू आपकी मतलब जो गवर्नमेंट पूल कॉर्पस में इन्वेस्ट कर रही है पैसा आपका, वो अपने अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू आएगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, एक क्या होगा, मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया था ना। अब इसका टोटल मिला के अगर आप देखोगे, अगर जब आपको ऑप्शन दी जाएगी ना कि आप ये वाला पैसा पूल कॉर्पस में डालो, ठीक है, डालने के बाद जो टोटल आएगा, अगर वो टोटल मींस इंडिविजुअल कॉर्पस प्लस पूल कॉर्पस का अगर टोटल आएगा, अगर वो बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो जो एक गैप क्रिएट हो जाएगा ना, उस गैप को आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपने थ्रू ये पैसा कवर अप कर सकते हैं। मीन्स आप अपनी ओर से पैसा इसमें डालें ताकि जो आपकी जो अमाउंट है बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल हो जाए। इस वजह से आपको क्या होगा, एश्योर्ड पे आउट दी जाएगी मंथली, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा, या फिर इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस का जो टोटल है आपके बेंचमार्क कॉर्पस को ये एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। पूल कॉर्पस का जो ये बैलेंस होगा वो बेंचमार्क कॉर्पस को एक्सीड कर जाएगा। उस केस में क्या होगा, जो जो देखो एक बेंचमार्क को डिफाइन करते हुए तो एक वैल्यू इसमें डाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो पैसा बच गया इंडिविजुअल कॉर्पस का वो एक तरह से एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। इसमें ये सब कुछ बताया गया है। आगे है हमारा, इन केस ऑफ वैल्यू और यूनिट ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस, पे आउट प्रोपोर्शनेट टू द एश्योर्ड पे आउट शैल बी ऑथराइज्ड। अब देखो यही बात है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपकी बेंचमार्क कॉर्पस ये इसमें डालने के बाद अगर उसकी वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, आपका करस्पॉन्डिंगली आपका पे आउट भी डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है। आगे है हमारा तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बीइंग अ फंड बेस्ड पेंशन स्कीम। जो ये स्कीम है ना एक फंड बेस्ड है ये, ठीक है, पेंशन स्कीम है, रिलाई ऑन द रेगुलर एंड टाइमली accumulation and investment of the applicable contribution from both the employee and the employer for assured payout to the employees, ठीक है। टोटली फंड बेस्ड स्कीम है ये, ठीक है। इसमें ये बताया गया है ये किस पे रिलाई करेगी, रेगुलर इंटरवल पे। अगर रेगुलरली अब कंट्रीब्यूशन हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या एम्प्लॉय के द्वारा, उस पर ये डिपेंड करेगी। फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी, इसको क्लैरिटी को देखते हुए कि कोई भी डाउट ना रहे, इट इज मेड क्लियर दैट एनी एम्प्लॉय हु हैज एक्सरसाइज्ड द यूपीएस ऑप्शन अंडर द एनपीएस अंडर दिस नोटिफिकेशन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एंड कैनॉट क्लेम, वो क्लेम नहीं कर सकता एनी अदर पॉलिसी कंसेशन, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट, एनी पैरिटी विद सब्सिक्वेंट रिटायरी एटसेट्रा लेटर इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है। अब ये इसमें ये बताया गया है, अगर आप एनपीएस में हैं, ठीक है, एनपीएस में रहते हुए आपने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, आप मीन्स अब दो सिनेरियो हो जाते हैं, मतलब दो एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी। अगर ए ने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया यूपीएस को, उसके अकॉर्डिंगली उसको अमाउंट दी जाएगी, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ सम दिया जाएगा। अगर इसके साथ ही एक दूसरा एम्प्लॉय है, उसने एनपीएस में था, वो एनपीएस में उसने यूपीएस को अडॉप्ट नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली उसको एक आउटपुट दी जाएगी, ठीक है। अगर वो आउटपुट या तो देखो इक्वल होगी या ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। अगर कम हो जाती है तो मीन इस पे जो ए पे कोई भी ऐसा राइट्स नहीं रहेगा कि वो इस ऑप्शन को अडॉप्ट कर ले, ठीक है, मीन्स ये फाइनल होगी। आगे है हमारा द प्रोविजन regarding assured payout under the UPS option for employee facing disciplinary proceeding at the time of superannuation or where disciplinary proceeding are contemplated post retirement shall be separately notified, ठीक है। अब इसके बारे में देखो ये तो हमारा आइडल केस के बारे में है, अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है सुपरएनुएशन के बारे में, या 56J के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट हो जाती है, या बीआरएस ले लेता है 25 साल के बाद ले लेता है, या 10 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है, उस केस में आइडल सिचुएशन थी। अगर कोई ऐसी आती है सिचुएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
कि अगर कोई एम्प्लॉई पे कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है या उस पे कंटेम्पलेट की जाती है, तो उस केस में इसकी फर्दर नोटिफिकेशन आएगी। उस केस में आपको एश्योर्ड पे आउट कैसे दिया जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन एग्जांपल एज टू वर्किंग ऑफ द पे आउट ऑफ द यूपीएस अंडर डिफरेंट सिनेरियो आर गिवन इन द एनेक्चर। इस एनेक्चर में, इसके नीचे एनेक्चर दिया गया है, उस एनेक्चर में क्या है, कुछ आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर आपका ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी एश्योर्ड पे आउट कितनी बनेगी, वो हम पॉइंट पूरे ध्यान से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं सारे सिनेरियो कवर कर लूँगा, इसको लेकर तो करूँगा ही, इसको साथ साथ तो चलूँगा ही। उसके साथ अगर कोई और सिनेरियो की बात होगी आप बता सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ मैं अपनी ओर से भी कुछ नए नए सिनेरियोज आपके पास लेके आऊँगा। आगे है हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में इशू रेगुलेशन फॉर ऑपरेशनलाइजेशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस रेगुलेशंस को कौन बनाएगा, पेफर्डा बनाएगा। द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द यूपीएस स्कीम इज 1 अप्रैल 2000 मतलब 1 अप्रैल 2025 को ये ऑपरेशनलाइज की जाएगी, ठीक है। अब देखो जो ये पॉइंट है ना, 15 पॉइंट को यूज करके पेफर्डा ने, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप प्लीज ध्यान देना इस पे। पेफर्डा ने इस रेगुलेशंस को लेकर ड्राफ्ट, मतलब इस रेगुलेशन को ड्राफ्ट अपना लॉन्च कर दिया है, ठीक है। उस पर देखो, आपके पास समय है 17 फेब तक का आपके पास टाइम है। आप उस ड्राफ्ट को देखकर आप अपने कमेंट्स अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ, जो ये वाला है, ये देखो ये वाला है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर, ठीक है। रेगुलेशन को लेकर प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रेगुलेशन उन्होंने ड्राफ्ट आपके सामने पेश कर दिया है, ठीक है। उसमें क्या है, कमेंट्स फीडबैक फॉर द स्टेक होल्डर फ्रॉम द स्टेक होल्डर एंड पब्लिक आर इनवाइटेड ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क टू ऑपरेशनलाइज यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के आधार पे जो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके प्रोविजन को यूज करके हमने ये ड्राफ्ट, मतलब ये ड्राफ्ट रेगुलेशन का ये आपके सामने किया है। कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर, मीन स्टेक होल्डर इस केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर कोई जनरल पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक इस पे अपनी कोई टिप्पणी देना चाहती है तो हमें दें। ओन एज एन, जिन्होंने एनपीएस के अंदर रहते हुए यूपीएस को अडॉप्ट किया है, ठीक है। हु आर कवर्ड अंडर एनपीएस एंड टू डिफाइन द ऑब्लिगेशन, ठीक है। डिफाइन द ऑब्लिगेशन, उसमें क्या, इसमें डिफाइन क्या किया गया, ऑब्लिगेशंस डिफाइन की गई हैं, रोल्स डिफाइन किए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है, किसकी किसकी इंटरमीडियरी और सच गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर टू और निसेसरी देयर टू, ठीक है। इसको लेकर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, ठीक है, हर चीज़ की इंटरमीडिएट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। जैसे इंटरमीडिएट्स क्या हो गया, जैसे पेपर्डा हो गया, ठीक है, पेपर्डा या सीआरए हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होगी, ठीक है, एनएसटीएल हो गया। अब इसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। दिस प्रपोजल द प्रपोजल प्लेस्ड एट एनेक्सर ए पे है, ये इज ओपन टू स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड पब्लिक कमेंट टिल, देखो 17 फेब 2025 तक इस पे आप अपनी टिप्पणी या कुछ भी ऐसा कमेंट दे सकते हैं। कैन बी असेस्ड एट द पेफर्डा वेबसाइट इन द एक्सपोजर ड्राफ्ट सेक्शन अंडर रेगुलेशन फ्रेमवर्क मेन्यू, इस मेन्यू पे, ठीक है। अब उसके साथ में एनेक्चर बी में एक फॉर्मेट दिया गया है, उसमें आप अपने फीडबैक कमेंट दे सकते हैं। शैल बी प्रोवाइडेड बाय किस ईमेल पे देना पड़ेगा आपको, इस पे देना पड़ेगा विद सब्जेक्ट लाइन, उसको सब्जेक्ट, उसका लाइन क्या, सब्जेक्ट क्या रखना पड़ेगा आपको, फीडबैक ऑन पेफर्डा यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025, ठीक है। इसके नीचे है हमारा ड्राफ्ट। अब मैं देखो पूरी कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, जरूर करूँगा, आपको इसके बारे में पूरे डीपली समझाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 17 तारीख से पहले, 17 फेब से पहले पहले इस रूल को काफ़ी हद तक आपको कंप्लीट करवा दूँ। वैसे ये रेगुलेशन ये 75 पेजों का है, ठीक है, ड्राफ्ट जो है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो ड्राफ्ट है ना, नियर अबाउट वैसे ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर कोई चेंजेस करनी होती है तो माइनर ही चेंजेस होती हैं इसमें, ठीक है। ये अगर आप अभी सीख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये अभी सीखने का ये बेनिफिट रहेगा क्योंकि आपको ये अभी चॉइस करने में भी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले
इम्प्लीमेंट करने में भी आपको पता रहेगा कि हाँ, आपने ये यूपीएस की अगर करी तो मुझे ये बेनिफिट होगा, ये नुकसान हो सकता है, और आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपनी पे आउट को कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, थैंक यू।